आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनमें कुछ लाइंस की बात हम लोग करने वाले हैं। उन्हीं लाइंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये होती क्या है, इनका मतलब क्या है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब क्या ये रियल हैं या फिर ये इमेजिनरी हैं। और अगर ये मान लीजिए हमने इनकी डेफिनेशन देख ली, इनको समझ लिया, तो इनका फिर यूज़ क्या है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में आज के देखने की कोशिश करेंगे। आप इनकी डेफिनेशन पर जाने से पहले सपोज कीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरीके से ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बना लिया। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं वो पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है हम किसका यूज़ करते हैं, एक टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं। और टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, ये बात हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो सपोज कीजिए उस टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लीजिए वो पॉजिटिव है। ठीक, तो आप ये देखिए कि ये वाला पॉजिटिव जो चार्ज है, जिसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको आप सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूं बाहर की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो बाहर की तरफ यूं फोर्स लगाएगा। तो अगर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि टेस्ट चार्ज है, अगर मैं यहां रख दूं तो क्या होगा, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर यूं फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। और अगर मैं यहां रख दूं पॉजिटिव जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स आपका इस तरफ लगेगा। और अगर नीचे रख दूं तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, आप देखिएगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। ये जो लाइनें हैं आप देखिए, ये कोई रियल लाइनें नहीं है। रियल का क्या मतलब है, देखिए, जब भी ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो क्या सच में ऐसी कोई लाइन इस चार्ज से निकलेगी बाहर? बिल्कुल नहीं निकलेगी। हमें तो सिर्फ दोनों चार्जेस के बीच में क्या इफेक्ट नजर आएगा कि क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में हमें रिपल्सिव फोर्स नजर आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो दोनों के बीच में रिपल्शन इफेक्ट आपको दिखेगा जरूर, लेकिन उस रिपल्शन इफेक्ट के लिए क्या ये लाइन का निकलना आपको दिखाई देगा? क्या ये लाइन का निकलना सच में आपको नजर आएगा? नहीं, ऐसी कोई लाइन निकलती नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो जस्ट हम अपनी तसल्ली के लिए बनाते हैं कि हाँ, इस लाइन के अलोंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स लग रहा है। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ये लाइन हम बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रखूंगा तो नेचुरली मैंने लाइन ऊपर की तरफ बना दी, यहाँ रखूंगा तो इस तरफ बना दी, और यहाँ रखूंगा तो मैं इस तरफ बना दी। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को सपोज कीजिए यहाँ रखूं तो नेचुरली ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ क्या कर देगा, रिपेल। ये हमें पता है। तो ये लाइन ड्रॉ करने का क्या फायदा, ये लाइन ड्रॉ करने से जस्ट हम एक अपने मन में क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कौन? ये वाला सोर्स चार्ज। तो ये जो लाइनें आप देखिएगा, इस सोर्स चार्ज से जो ये लाइनें बाहर की तरफ निकल रही हैं, इस तरह से नीचे, ऊपर या इस तरफ। ठीक है, अगर आप यहाँ रखेंगे तो इस तरफ भी निकल जाएगी और यहाँ रखेंगे तो आप इस तरफ भी निकल जाएंगी। तो ये ढेर सारी जो, अगर आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी निकल जाएंगी। तो ये जो ढेर सारी लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो कि आपके सोर्स चार्ज से निकल रही हैं, इन लाइनों को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लाइंस आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाई हैं। लेकिन ये लाइनें रिप्रेजेंट क्या करती हैं, ये लाइनें बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं उस फोर्स की डायरेक्शन जो आपके सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच होगा।
ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि ऐसी कोई लाइनें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जब भी दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का इफेक्ट आपको जरूर दिखेगा, लेकिन ये लाइनें आपको नजर नहीं आएंगी। ये तो जस्ट हमने ड्रॉ की हैं अपनी तसल्ली के लिए, हमारे मन की तसल्ली के लिए कि चलिए इस लाइन के अलोंग जो है हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग कौन लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो कि दोनों के बीच में है वो लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन है जिस पर कौन मूव करता है, आपका ये टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज आप जानते हैं हम कन्वेंशनली कैसा मान के चलते हैं, पॉजिटिव। तो सपोज कीजिए ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है। यानी कि सपोज कीजिए ये जो टेस्ट चार्ज है ये प्लस का 1 कूलम है, तो ये पॉजिटिव भी है और इसकी वैल्यू कैसी है, यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज को क्या, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आप डिफाइन इस लाइन को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइन होती है। आप समझ गए होंगे इमेजिनरी का मतलब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइन होती है जिस लाइन के सहारे सहारे या जिस लाइन के ऊपर ऊपर कौन मूव करता है, हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, इफ दैट चार्ज इज फ्री टू डू सो। इसका क्या मतलब है फ्री टू डू सो का, देखिए अगर मैं इसको यूं हाथ से पकड़ लूं, इस चार्ज को पकड़ लूं, तो नेचुरली ये जो सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा जरूर, लेकिन क्योंकि मैंने इसको जकड़ रखा है इसीलिए इस टेस्ट चार्ज की मूवमेंट हो नहीं पाएगी। तो मूवमेंट तो तभी हो पाएगी ना जब ये टेस्ट चार्ज कैसा हो, फ्री हो। तो एक बार फिर से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके सहारे सहारे, जिनके ऊपर, जिनके अलोंग कौन मूव करता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, इफ दैट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज फ्री टू डू सो। उम्मीद है मुझे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर आप इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस लाइन के अलोंग धक्का मार के बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि ये पॉजिटिव चार्ज शुरू में यहां पड़ा है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को जब रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ लगातार चलता रहेगा, यानी कि इस लाइन के अलोंग आपके इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसीलिए आप इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं और फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप इनको कह लीजिए। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इनके डेफिनेशन कि क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है वो इमेजिनरी लाइंस जिनके अलोंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, इफ दैट चार्ज इज फ्री टू डू सो। ठीक है, टेस्ट चार्ज आप हमेशा कैसा लेके चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, और सोर्स चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए अगर यहां पर मैं एक नेगेटिव चार्ज लूं तो क्या, जैसे कि आपने देखा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में फोर्स रिपल्शन इधर लग रहा था, लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ आप देखिएगा ये यूं अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इन लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कहां हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो लाइंस बाहर की तरफ होंगी, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो लाइंस की डायरेक्शन कहां होगी, अंदर की तरफ। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि ये लाइन इमेजिनरी है, इन लाइंस के अलोंग या तो कह लीजिए कि फोर्स लगता है, ठीक है, या आप कह लीजिए कि ये वाला जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये मूव करता है, और ये मूव तभी तो करेगा ना भाई जब फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज फोर्स लगाएगा तो ये अंदर की तरफ आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा तो ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन के यहां आपने सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया है कि पॉजिटिव लिया है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है।
तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझने के बाद मैंने वो डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। दीज आर दी इमेजिनरी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि ये कर्व्ड भी हो सकती हैं और ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इफ फ्री टू डू सो, ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने रिप्रेजेंट की है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहाँ निकाल देंगे, आउटवर्ड निकाल देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। क्योंकि नेचुरली मैंने आपको बताया था कि हम इन लाइंस को डिफाइन ही किसकी हेल्प से करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की हेल्प से। तो अगर आप वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ धकेलेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ धकेलेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ धकेलेगा। जबकि आप देखिए नेगेटिव चार्ज के लिए ये लाइनें कहाँ हैं, अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपके यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल नहीं बल्कि अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देखिएगा, मैंने यहां लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉइंट नेगेटिव चार्ज। कई बार एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ कीजिए लाइनें सिंगल पॉजिटिव या फिर सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने लिखा था कि दीज लाइंस आर ईदर कर्व्ड और स्ट्रेट। तो यहां तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट है लाइनें, देखिए ना, यहाँ भी ये लाइन स्ट्रेट है, यहाँ भी ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। अब ये कर्व्ड कब होंगी ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए थर्ड केस में मैंने, आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ कर रखी हैं, किसके लिए, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के लिए, यानी कि ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं मगर अपोजिट नेचर के हैं। आप एक डाइपोल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगी, तो आप ये देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ निकल रही हैं, बाहर, और नेगेटिव चार्ज के कहाँ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, अंदर की तरफ। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज के कहाँ आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, अंदर की तरफ। और इनका मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आने का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा कौन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर यहां आप रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो बाहर जाएगा, नेचुरली दूर जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव के अगर आप उसको पास रखेंगे तो क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, अपने पास, यानी कि अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे बाहर की तरफ निकलती हैं ये लाइनें और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आती हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, एक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकली और कहाँ जा घुसी, वो नेगेटिव चार्ज के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि पॉजिटिव से तो बाहर ही निकलना था और नेगेटिव के अंदर घुसना था। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है, डायरेक्शन है। तो आप इसको बेसिकली यूं भी सोच सकते हैं कि अगर इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में मैं वो रख दूं टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन रहेगी वो पॉजिटिव टू कहाँ रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो देखो ये लाइन तो स्ट्रेट है, लेकिन यहां आप देखिएगा, यहां ये लाइन थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी ये यूं कर्व्ड आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ी सी और कर्व्ड नजर आ रही है, ये ऊपर की कर्व्ड लाइंस हैं और ये नीचे की कर्व्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये कर्व इसके अंदर इसलिए आया है क्योंकि लाइन को निकलना तो है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और घुसना कहाँ है, नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो जब वो यहां से निकलेगी और जब वो अंदर घुसना चाहेगी तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कर्वेचर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो देखिए यहां से तो कैसे निकल रही थी, बिल्कुल सीधी ही निकल रही थी ना, ठीक है, और यहां पर भी उसको कैसे आना था, सीधा अंदर आना था। लेकिन क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, कुछ सेपरेशन है, तो नेचुरली क्या होगा, इससे जो लाइन बाहर की तरफ निकलेगी वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देखिएगा इसको पॉजिटिव से कहां जाना है, नेगेटिव। आप ये समझने के लिए अपने यूज कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन बाहर की तरफ निकली थी वो निकली तो सीधी थी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव ने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो वो सीधे के बजाय थोड़ा सा झुक करके क्या आ गया, उसके अंदर कर्व आ गया। लेकिन मीनिंग इस बात का वही रहेगा कि चार्ज पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और चार्ज नेगेटिव के अंदर वो जाकर के क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये आपके तीन क्या हो गए, ड्रॉ हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग
केसेस में। तो आपने देखा कि ये लाइनें कर्व्ड भी हो सकती हैं जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, और ये लाइनें स्ट्रेट भी हो सकती हैं जैसे कि यहाँ भी, और आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। और इनके अलोंग कौन मूव करता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये एक कन्वेंशन बना रखी है कि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के हिसाब से ही इन लाइंस की डायरेक्शन को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। और वो तब मूव करेगा जब वो मूव करने के लिए क्या होगा? फ्री होगा, तब मूव करेगा। तो उम्मीद है मुझे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींची गई स्ट्रेट या फिर कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस हैं, जो आप बेसिकली एक तरीके से ये मान सकते हैं जिनके ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की मूवमेंट होती है। तो वो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूवमेंट करके जिस तरफ जाता है उसी तरफ हम एरो की डायरेक्शन कर देते हैं, और आपके सोर्स चार्ज से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिखा देते हैं। यहां आप देख सकते हैं चौथे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करना चाहते हैं ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। तो देखिएगा ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचुरली इनसे जो फील्ड लाइन है वो कहाँ निकलनी चाहिए? बाहर की तरफ। इससे भी बाहर की तरफ है और इससे भी कहाँ है? बाहर की तरफ। अब आपको देखिए एक चीज नजर आ रही होगी कि हुआ ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज से भी बाहर की तरफ निकलनी थी और इस पॉजिटिव चार्ज से भी बाहर की तरफ निकलनी थी। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो वो दोनों लाइनें भी आपस में क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, जैसे कि दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो हुआ ये कि वो लाइन थोड़ा सा यूं सीधा ना करके ऊपर की तरफ मुड़ गई और ये वाली भी सीधी ना निकल के ऊपर की तरफ मुड़ गई। यानी कि बेसिकली ये ऐसे है कि वो आ तो यूं रही थी लेकिन रिपेल होकर के कहाँ निकल गई? ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऐसे आ रही थी और फिर ये ऊपर की तरफ वो निकल गई। तो बेसिकली आप यहाँ अपनी समझ के लिए ये बोल सकते हैं कि रिपल्शन इफेक्ट जो है यहाँ पर काम कर गया, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए मैंने एक एन लिखा है पॉइंट, और एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। और अगर ये दोनों चार्जेस बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों का नेचर भी सेम है तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में आएगा। क्यों? देखिए अगर मैं कहूँ इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट एन का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इससे भी अगर डिस्टेंस कितना है? आर है, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो दोनों चार्जेस सेम हैं, इसका मतलब Q सेम है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब R सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इस पॉजिटिव की वजह से और इस पॉजिटिव की वजह से जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो गई और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। क्यों? इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इससे बाहर की तरफ यानी कि ऐसे होगी, इससे बाहर की तरफ ऐसे होगी, और इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ ऐसे होगी। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? जीरो। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो ध्यान रखिएगा अगर इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल कहां लाई करेगा? बीच में। अब आप यहां देखिएगा, यहां मैंने क्या लिया है? दोनों को पॉइंट चार्ज ही लिया है, पॉजिटिव ही लिया है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने अलग अलग कर दिया। आप इसको मान लीजिए Q1 चार्ज, इसको मान लीजिए Q2 चार्ज, तो Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ तो पहले वाली ही तरह होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। देखो एरो डायरेक्शन देखो आप कहाँ है? बाहर की तरफ है, और नेचुरली यहाँ पर जो इसने इस तरफ जाना था, इसने इस तरफ जाना था, तो रिपेल करके ये ऊपर की तरफ चली गई, ये ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है ना। इनके बीच में रिपल्शन तो होगा क्योंकि दोनों कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेकिन आप देखिए न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली बीच में नहीं है। इस बार आप देखिएगा मैं ये कह सकता हूं कि n का मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो क्लोजर होगा स्मॉलर पॉइंट चार्ज के। यानी कि अगर मैं Q1 को छोटा मान रहा हूं तो n यानी कि न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के पास होगा, यानी कि बड़े वाले चार्ज से दूर होगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा। ऐसा क्यों? देखिए
आप एक चीज बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं इस न्यूट्रल पॉइंट को बिल्कुल बीच में मान लूं तो क्या होगा, इस चार्ज से भी डिस्टेंस बराबर और इस चार्ज से भी डिस्टेंस बराबर, यानी कि डिस्टेंस तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये वाला चार्ज तो छोटा है ना, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ज्यादा होगा। ये पॉजिटिव है तो इससे भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव है इससे भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन तो दोनों अपोजिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की, मगर क्योंकि वैल्यू तो बराबर नहीं हुई ना उनकी, तो यहां पर एग्जैक्ट बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो नहीं हो पाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। आपने कहा कि Q1 छोटा है, तो Q1 छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन ये Q2 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी होगी। तो कैंसिल तो तब होंगी ना दोनों फील्ड जब यहां पर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होने से कुछ ना होगा ना। तो आप ये देखिएगा, इसीलिए ये जो नल पॉइंट है या ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये बीच में लाई नहीं कर सकता, खासतौर पर तब जब आपके दोनों पॉइंट चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हों। तो इसको आप छोटे वाले चार्ज के पास क्यों लेके आ रहे हैं? देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि n Q1 के थोड़ा सा पास आ गया तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा घट गया, ठीक है ना भाई। चार्ज Q1 से n का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया ना पहले के मुकाबले, क्योंकि पॉइंट अब नजदीक आ गया। तो डिस्टेंस घटने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और इस चार्ज से क्योंकि n थोड़ा दूर चला गया तो r के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन इस तरफ, तो डायरेक्शन तो अब भी अपोजिट है, लेकिन अब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि चार्ज नहीं बढ़ा है, डिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि आपने पॉइंट पास ला दिया तो पॉइंट पास लाने से डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो आपके Q1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर थोड़ी सी बढ़ गई और Q2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर थोड़ी सी घट गई, ठीक है। तो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहां अगर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन तो आप देखिए अपोजिट है ही, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो नल पॉइंट अनइक्वल चार्जेस के केस में कहां खिसक जाएगा, थोड़ा सा स्मॉलर पॉइंट चार्ज की तरफ खिसक जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखना है कि दोनों के बीच में पॉइंट जो है, चाहे आप यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, कहीं भी ले, डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की। जस्ट पॉइंट ऐसा चूज करना है कि मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए। तो क्योंकि ये वाला चार्ज छोटा है तो थोड़ा सा इसके पास ले आते हैं पॉइंट को, ताकि डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कम आ रही थी जब हम बीच में ले रहे थे पॉइंट को, तो अब वो पॉइंट को पास लेने से Q1 के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या हो जाएगी, बराबर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो अब डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी बड़ी आसान है। आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है और टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो आप कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप ये देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पेज पीछे लेके चलूंगा जहां हमने पहले बात की थी। यहां देखिएगा आप ध्यान से। देखिए, आपको पहले भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और आप यहां देखिएगा, जैसे कि पहला पॉइंट बोलता था प्रॉपर्टीज का कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाकर के टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ होती है,
पॉजिटिव से नेगेटिव, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी कहाँ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप एक चीज बताइए, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ही क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप एक बात बताइए जरा, अगर आप यहां देखेंगे, ठीक है, मैंने आपसे जो जिक्र किया था वो ये किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये चीज आप जो ये कर्व्ड लाइंस होती हैं इनके बारे में समझ के चलिए। देखिए आपने देखा कि मैं इस कर्व्ड लाइन की अगर मैं बात करूं, देखिए इस पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकली और मुड़ करके कहां आ गई, वो नेगेटिव के अंदर की तरफ। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इस पॉइंट पर आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां है, ठीक है, तो ये तो कर्व लाइन है। स्ट्रेट लाइन के केस में ये चीज आसान होती, क्योंकि देखिए अगर कोई आपसे पूछता कि इस पॉइंट पर बताइए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी, तो आप क्या कहेंगे कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब है इस तरफ। आपको बात समझ में आ गई। और इसी तरफ डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेट लाइन के केस में तो क्या हो गया कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो अभी भी पॉजिटिव से कहां है, नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव थी तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है। लेकिन अगर आपसे कोई यहां पूछे कि इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें पता है, हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जो कर्व्ड चीजें होती हैं वहां टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई। और अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी। और अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही है, ठीक है। लेकिन अगर कर्व्ड लाइन पर आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछ ली जाए तो आपने क्या करना है, वहां पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के केस में तो क्या होगा, अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसी तरफ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जो लाइन कर्व्ड होती हैं वहां पर हमें टेंजेंट की जरूरत पड़ती है। तो दूसरे पॉइंट में जो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछ ली जाए तो आप उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। और उस टेंजेंट के अलोंग ही होगी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव और एंटर दी चार्ज्ड सरफेस नॉर्मली। लीव का मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और एंटर का मतलब नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ एंट्री लेंगी। तो वो कैसे लेंगी, नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से जब बाहर निकलेंगी तब भी परपेंडिकुलरली निकलेंगी, और जब वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर गिरेंगी, ठीक है, उसके अंदर एंट्री लेंगी, तब भी वो परपेंडिकुलरली ही एंट्री लेंगी। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। इस तीसरे और चौथे पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चौथे पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे देता हूँ, वो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए समझना। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, या हम ये भी क्यों कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से होकर के क्रॉस नहीं हो सकती। आप देखिए, आप ये अपने समझने के लिए मान लीजिए कि एक ये प्लेट
ए है जिस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और एक ये दूसरी प्लेट बी है जिस पर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। जितना ए प्लेट पर पॉजिटिव है उतना ही बी प्लेट पर आप देखिए नेगेटिव है। मैंने 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव आपको शो कर रखे हैं। और जो कंडक्टर है मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। अब देखिए कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, हर चीज एटम्स से मिलकर बनी है ना, तो एटम के अंदर कौन होता है, एटम के अंदर आप जानते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिलके ही तो एटम बना होता है। तो आप देखिएगा न्यूट्रॉन्स को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको ये भी पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जितने उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो आप ये देखिएगा कि इस कंडक्टर के अंदर यहाँ 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 हर जगह एटम्स होंगे, ठीक है। और जैसे ही आपने इस कंडक्टर को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा तो एटम के साथ क्या होने वाला है, हम एक एक एटम की बात लेके चलेंगे। मान लीजिए कोई एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, एक यहाँ था, सिर्फ 4 एटम्स की बात हम लेके चलते हैं। देखिए इन नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन नेगेटिव चार्जेस के पास आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो नेचुरली आप ये देखिएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए ये एटम यहां था, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से रिपल्शन फील करके या कह लीजिए नेगेटिव से अट्रैक्शन फील करके इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो प्लेट बी के नेगेटिव वाले चार्जेस के पास आ जाएंगे। देखो ये आपके कंडक्टर के अंदर के पॉजिटिव चार्जेस हैं एटम के, और ये प्लेट बी के नेगेटिव चार्जेस के पास आ गए। और एटम के अंदर के जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये वाले, वो आपकी प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज के पास चले गए। ऐसा हो गया। इस चीज को बोला जाता है वैसे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो पहले पास पास थे अब उनके बीच में सेपरेशन हो गई है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखिएगा होगा ये, हम जैसे कि जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव से उठेगी और इस नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और फिर दूसरी कुछ इस तरीके से, तीसरी कुछ इस तरीके से, और चौथी इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉजिटिव से उठ के इस नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब आप एक चीज मुझे बताइए, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली थी लेकिन इस नेगेटिव पर जाकर के वो खत्म हो गई? और ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्या कि नेगेटिव से इस पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो। आपको बात समझ में आ रही है? तो हमें ऐसा लगेगा कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली थी वो इस पॉजिटिव से निकल के यहां खत्म हो गई और इस पॉजिटिव से निकल के यहां खत्म हो गई। क्या इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आ रही है? नहीं आ रही है। ऐसा मत बोल देना कि जी इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ये वाले नेगेटिव इन पॉजिटिव के पास हैं और ये वाले पॉजिटिव इन नेगेटिव के पास हैं। तो जो चीजें पास पास होती हैं उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होने के चांसेस होते हैं। आप ये मान के चल लीजिए कि इन पॉजिटिव नेगेटिव में फासला बहुत बढ़ गया है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइन इस पॉजिटिव से निकल के यहाँ खत्म हो गई और इस पॉजिटिव से निकल के यहाँ खत्म हो गई, जबकि कंडक्टर के अंदर आप देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल नहीं कर पाई। तो मैंने इसीलिए बोला था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल नहीं कर पाती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आप ये देखिएगा कि ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन पॉजिटिव से निकल के यहाँ खत्म हो गई और इन पॉजिटिव से निकल करके यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि अंदर कंडक्टर के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 0 है, क्योंकि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी ही होंगी। आपने मान लीजिए ये कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेचुरली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर
कोई मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस पॉजिटिव पर ये पॉजिटिव तो कोई फोर्स लगा ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो लाइन की डायरेक्शन दिखाने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या करती हैं, पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करती हैं, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। हालांकि हमें ये एक और चैप्टर में आगे भी पढ़ना है, यहाँ जस्ट आपकी सहूलियत के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कंडक्टर के अंदर से क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहां से शुरू होकर के यहां खत्म, यहां से शुरू होकर के यहां खत्म। हाँ, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं चल सकती, क्योंकि दीज नेगेटिव्स आर एसोसिएटेड विद दीज पॉजिटिव्स एंड दीज पॉजिटिव्स आर एसोसिएटेड विद दीज नेगेटिव्स। तो कंडक्टर के अंदर तो आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर ही नहीं आएगी, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब मैं तीसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूं। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगे। मैंने आपसे कहा था कि चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात हो चाहे नेगेटिव चार्ज की बात हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेंगी और परपेंडिकुलरली ही अंदर आएंगी। अब सपोज कीजिए आप कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पर हर जगह ये पॉजिटिव चार्ज है और मैं मान लेता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलनी चाहिए थी, उसकी बजाय वो यूं थोड़ी सी टेढ़ी बाहर की तरफ निकल गई। आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर E कह दें तो आप इसकी 2 डायरेक्शंस देख सकते हैं, इसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका इस डायरेक्शन के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। इसको मैं बोल देता हूं E पैरेलल और इसको मैं बोल देता हूं E परपेंडिकुलर। पैरेलल किसके और परपेंडिकुलर किसके? देखिए ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉइंट पर पड़ा है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है एक तरह से आप इसको एक सरफेस मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस के पैरेलल है, जबकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस के कैसी है? परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों ही इस E के क्या कंपोनेंट्स। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस E पैरेलल की बात करूं तो E पैरेलल की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आपकी इस E पैरेलल की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब है कि ज़रूर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है। अरे भाई E के ये दोनों कंपोनेंट हैं, और अगर ये दोनों कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तो ये खुद भी तो क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E पैरेलल है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E परपेंडिकुलर है। अब देखिएगा इस E पैरेलल की वजह से क्या होगा, आपके ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला जो कि आपका इस सरफेस पर प्रेजेंट है, इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव रिपल्शन फील करेगा और इस नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव क्या फील करेगा? अट्रैक्शन। तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे इस सरफेस पर जो ये पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं इन पर इस तरफ नेट फोर्स लगेगा और शायद इन पॉजिटिव चार्जेस की इस तरफ क्या शुरू हो जाए? मूवमेंट। और चार्ज की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? करंट। तो बुक्स में इस चार्ज के इस तरफ मूव करने को क्या कहा जाता है? सरफेस करंट कहा जाता है, सरफेस करंट, ठीक है। सरफेस करंट का मतलब क्या है कि इस सरफेस पर जो चार्जेस हैं उनकी इस E पैरेलल की डायरेक्शन की वजह से मोशन शुरू हो गई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स तो लगाएगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के इस पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। किसकी वजह से? इस E पैरेलल की वजह से। और क्योंकि चार्ज चलता है तो उसको करंट बोलते हैं, तो ये सरफेस से चार्ज चला था इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सरफेस करंट बोला जाता है।
तो इसका मतलब है कि ये ई पैरेलल बेसिकली एक सरफेस करंट क्रिएट कर देगी, लेकिन ऐसा कोई सरफेस करंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से मूवमेंट कर सके। इसका मतलब है अगर ये मूवमेंट नहीं करता तो ज़रूर ये भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट था वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये बात सही है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज के बाहर की तरफ ही निकलती है परपेंडिकुलरली, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप देखिएगा पॉइंट नंबर 5 में मैंने लिखा है कि एक ही चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चार्ज से आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलवा लें, ये मर्जी है आपकी। तो एक ही चार्ज से निकलने वाली दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और साथ ही ये जो छठा पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, और वाइस वर्सा का मतलब आप समझ गए कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या बोलेंगे, हम कम बोलेंगे। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बाहर की तरफ ऐसे निकाल दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल दी। और भी आप निकाल सकते हैं, देखिएगा इस तरफ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरफ भी आप निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस कर दूं, जैसे कि 7वें पॉइंट में लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्जिंग आउट का मतलब बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की तरफ निकलेंगी, और टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उस नेगेटिव पर गिर करके खत्म हो जाती हैं, उसके अंदर घुस जाती हैं, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, यानी कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कम बाहर निकलेंगी, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा बाहर निकलेंगी। ये 7वां पॉइंट आप यही सोच लीजिए। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम वैल्यू का होता तो मैं इससे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल देता, और अगर ये ज्यादा वैल्यू का होता तो मैं 5, 6, 7 ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसके अंदर से निकाल देता। चलिए 8वां भी पॉइंट आप साथ ही देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कह दूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के अंदर की तरफ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये जो हैं, ये लाइनें जहां से शुरू होती हैं और जहां खत्म होती हैं उनके बीच में इनके ऊपर कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होता। ये बिल्कुल स्मूथ और कंटिन्यूअस लगातार चलती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां चली फिर बीच में ब्रेक ले लिया और फिर चल पड़ी, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूअस चलेंगी एक पॉजिटिव से दूसरे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो कंटिन्यूस का मतलब लगातार चलेंगी, स्मूथ का मतलब एकदम स्मूथ है, और विदाउट एनी ब्रेक का मतलब कि बीच में कोई ब्रेकेज नहीं आएगा। तो चलिए, तो थे हम डिस्कस करने 5वां और 6ठा पॉइंट, कर बैठे 7वां 8वां। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में मैंने आपसे कहा था कि एक ही चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर कर गई तो क्या होगा, देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, एक ही सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं मैंने बाहर की तरफ निकाल दी, और आप देखिएगा कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर कर गई तो क्या होगा, देखिए, सपोज कीजिए कि आपने कहा कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई, चलिए करवाई देते हैं, ठीक है। ये वही पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जो है इस तरह निकल गई, थोड़ा टेढ़ा अगर मैं इसको निकालूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इससे ऐसे निकाल दीजिए आप इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधी रखेंगे तो वो कट करने वाली है नहीं आपस में कहीं, तो मैंने कट करवाने के लिए उनको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कर्व्ड कर दिया। तो देखिएगा, एक ही पॉजिटिव चार्ज से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकली है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकली है, दोनों इस पॉइंट पर क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पर आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी हो तो वहां क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, टेंजेंट। तो आप एक बात बताइए मुझे, अगर इस पॉइंट पर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है तो क्या होगा, देखिए इस कर्व्ड लाइन के हिसाब से इस पॉइंट पर टेंजेंट आपका इस तरफ जाएगा। ये बात सही है कि नहीं है, क्योंकि हमें तो पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना होता है, टेंजेंट। तो इस फील्ड लाइन के अगर हिसाब से हम देखें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट आपका इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर इस कर्व्ड लाइन के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शंस में हो सकती है क्या? क्योंकि इस कर्व्ड लाइन की वजह से डायरेक्शन इस तरफ आई टेंजेंट, और इस कर्व्ड लाइन की वजह से टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ गई। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो गई। तो एक ही चीज की एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना। इसका मतलब है ये जो आपने इनका इंटरसेक्शन करवा दिया ये गलत करवा दिया, इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। अब हम छठा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए छठे पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, ठीक है, बिल्कुल पास पास होंगी, तो वहां पर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी, और दूर दूर होंगी तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। देखो आप मुझे एक चीज बताइए, चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि दूर ज्यादा होती है? ठीक है, आप कहेंगे कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पास वाले पॉइंट पर क्या होगी, ज्यादा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप देखिएगा पॉइंट ए का डिस्टेंस चार्ज से कम है, जबकि पॉइंट बी का डिस्टेंस चार्ज से ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो Q का मतलब चार्ज तो वही है, तो पॉइंट ए का डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और बी का चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी। और आप एक चीज देखिए जरा, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2 और इसको नाम दे दूं 3, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहां इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम है। जबकि अगर ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाए, ये आगे की तरफ बढ़ जाए, ये आगे की तरफ बढ़ जाए, तो जहां पॉइंट बी है वहां पर इन लाइनों के बीच का डिस्टेंस आप देखिए कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। ये बात सही है कि नहीं है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो यहां पर आप देखिए लाइनों के बीच का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब लाइनें जितनी पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और लाइनें जितनी दूर दूर होंगी एक दूसरे से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, आप इसके हिसाब से और इसके हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बी वाला जो एरिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, और वहां पर लाइनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो लाइनें दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, और लाइनें पास पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। अब आपको याद होगा मैंने जब आपको थोड़े से पिछले लेक्चर्स करवाए थे, उसमें एक लेक्चर में हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और मैंने आपसे कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने कहा था कि इसकी जो रीजन आएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन आएगी वो आएगी थोड़ा सा आगे चल के। तो क्यों ऐसा हम करते हैं एक बार देखिएगा। मान लीजिए 3 पैरेलल लाइंस हैं, 1, ये 2 और ये 3, तो इनका मतलब क्या है कि आप चाहे यहां पॉइंट लें चाहे आप यहां पॉइंट लें, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो डायरेक्शन सेम हो गई। और देखिएगा अभी अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस स्ट्रेंथ को बताता है। तो आप देखिएगा इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, और इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब है जितनी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब है कि इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी है, यानी कि यूनिफॉर्म है। तो इसीलिए हम पैरेलल लाइंस से, और ये लाइन क्या होती है बेसिकली अब आप समझ गए होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, तो हम पैरेलल लाइंस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लाइनें पैरेलल ना हो, आप यहां देखिएगा,
जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइन कुछ इस तरीके से है, एक लाइन कुछ इस तरीके से है, एक लाइन कुछ इस तरीके से है, तो ये लाइनें डाइवर्जेंट हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ लाइनें पास पास हैं, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। जबकि अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दूर दूर हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम। तो अगर आप एक यहाँ पॉइंट ए ले लें और यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लें, तो क्या ये दोनों पॉइंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बिलोंग करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो वैल्यू है, वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, ठीक है। जबकि यूनिफॉर्म होने के लिए मैग्नीट्यूड भी बराबर होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी क्या होनी पड़ेगी, बराबर होनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस से हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को और नॉन पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। जबकि आपके सिलेबस में मैंने आपसे कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जिक्र आएगा। थैंक यू।